नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। आज वैसे तो बात होगी आने वाले राज्यसभा इलेक्शंस की, पर उसके पहले कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ दो तीन अपडेट्स हैं जो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 हफ्ते पहले बात की थी कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में, तो उसी के लिए कुछ अपडेट अभिषेक के पास है। तो क्या वैक्सीन अगले हफ्ते आ रही है अभिषेक? वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज हमने 2 वीक पहले वैक्सीन के बारे में बात की थी, तो एक लेटेस्ट अपडेट है कि वैक्सीन का स्टेटस क्या है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वैक्सीन का स्टेटस ये है कि अभी पूरे वर्ल्ड में 135 प्लस रिसर्चर्स डिफरेंट वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। आउट ऑफ 135, 125 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पे यानी उनका जानवरों पे ट्रायल चल रहा है। 7 वैक्सीन है जो फेज़ 1 में है, यानी कुछ लोगों पे उस पर ट्रायल चल रहा है। और 7 वैक्सीन है जो फेज़ 2 स्टेज पे है, यानी कि कुछ 100 लोगों पे उसका ट्रायल चल रहा है। और केवल एक ही वैक्सीन अभी है जो फेज़ 3 स्टेज पे आई है, यानी उसका कुछ 1000 लोगों पे ट्रायल चल रहा है। और एक भी कोई वैक्सीन नहीं है जो अभी तक अप्रूव हो गई है या उसके सारे ट्रायल सक्सेसफुल हो गए हैं। तो ये थी वैक्सीन पे लेटेस्ट अपडेट। तो ये तो थी वैक्सीन की अपडेट, लेकिन जब तक वैक्सीन ना आए तब तक हमको कोरोना वायरस का डेटा स्टडी करते रहना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड वेयर डू वी स्टैंड। एंड एज ऑफ टुडे वी स्टैंड नंबर 4 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल केसेस। और ये मैंने लास्ट वीक मेंशन किया था कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम नंबर 4 पर आ जाएं। इनफैक्ट मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक और मेट्रिक दिखाना चाहता हूं। तो ये तो वो बात है जो हमने लास्ट टाइम की थी कि हम यूके से ऊपर आने वाले हैं, तो वो हम आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चिंता करने वाली बात ये है कि जो हमारे डेली केसेस हैं वो नंबर 3 रशिया जो है उससे लगातार ज्यादा ही आते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ टाइम में, शायद एक महीने में, हम कहीं रशिया से ऊपर ना चले जाएं। तो अगर ये रेट ऑफ न्यू केसेस कम नहीं होता है तो उसकी भी एक पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जिस मैट्रिक की मैं बात करना चाह रहा था वो ये है। यहां पर ब्लू लाइन आपको बता रही है मोर्टेलिटी रेट, यानी 100 में से कितने लोगों की जान जा रही है अगर उनको कोरोना वायरस होता है। और जो ऑरेंज लाइन है वो आपको बता रही है पॉजिटिव रेट, यानी 100 लोगों का टेस्ट हो तो कितने लोग उसमें से पॉजिटिव आते हैं। यहां पर हमने 15 स्टेट्स लिए हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं, और ये है इंडिया एवरेज। इंडिया एवरेज है 2.87, विच इज मोर्टेलिटी डेथ रेट है 2.87। और इंडिया एवरेज टेस्टिंग का है, अगर 100 लोगों की टेस्टिंग हो तो 5.8 उसमें पॉजिटिव आते हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, जहां पर आप देख सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट जो है, डेथ रेट, वो इंडिया एवरेज से ज्यादा है। और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट तो इंडिया एवरेज से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। इसके बाद है तमिलनाडु, जहां पर आप देख सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट तो कम है, एवरेज जो इंडिया का है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी उसके लगभग यहां पर तमिलनाडु में पॉजिटिविटी टेस्ट रेट है। इसके बाद है दिल्ली, तो दिल्ली का भी पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। 100 लोग टेस्ट होते हैं तो उसमें से अराउंड 13 पॉजिटिव आते हैं। और 100 लोगों को अगर कोरोना होता है तो उसमें से अराउंड 3.3 की डेथ हो सकती है। गुजरात में मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, वहां पर अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो 6 लोगों के आसपास की जान जाती है। 100 लोगों की अगर टेस्टिंग हो तो उसमें से 8 पॉजिटिव आते हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, जहां के नंबर्स काफी अच्छे हैं। राजस्थान में भी ये दोनों नंबर्स काफी कम है, जो कि अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है लेकिन टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम है, लेकिन हाँ, इस पर भी काम करने की जरूरत है। मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जितनी जल्दी किसी को स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, मेडिकल हेल्प की जरूरत है, उतनी जल्दी उन्हें वो हेल्प मिल नहीं पा रही है, इसलिए वो लोग काफी लेट हॉस्पिटल में एडमिट हो पा रहे हैं और उस टाइम पर एडमिट हो रहे हैं जहां पर उनकी जान बच पाना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद है बंगाल। बंगाल में पॉजिटिविटी रेट तो कम है लेकिन मोर्टेलिटी रेट इंडिया एवरेज से ऑलमोस्ट डबल है। उसके बाद है कर्नाटका। कर्नाटका का स्कोर काफी अच्छा है। फिर है हरियाणा, और आप देख सकते हैं बाकी की स्टेट्स। यहाँ पर तेलंगाना की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि कुछ टाइम से तेलंगाना ने टेस्ट कितने उनके यहाँ हो रहे हैं उस स्टेट में, उसका डेटा जारी करना बंद कर दिया है। तो कोरोना वायरस से लड़ने का एक ये भी तरीका है कि आप डेटा ही ना दें तो किसी को पता ही ना चले कि हो क्या रहा है।
तो ये तो रही कोरोना वायरस की बात, और अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जो है राज्यसभा इलेक्शंस। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है अभिषेक, क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस की टीआरपी आजकल बहुत बढ़ चुकी है? कहीं कोई म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव होता है तो कुछ वेबसाइट्स पर टिकर और स्कोर बोर्ड चलने लगते हैं कि कौन कितना जीता, कितना हारा। क्या पहले भी हर तरह का चुनाव का इतना कवरेज होता था? पहले तो नहीं होता था, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि जो कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए कि आपका फोकस शिफ्ट करना चाहते हो कि कोरोना 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 सिचुएशन कई स्टेट्स में हाथ से बाहर निकल गई है। तो वही राज्यसभा इलेक्शन की बात करते हैं। तो राज्यसभा बेसिकली होती क्या है? आप सब जानते हैं कि भारत में दो पार्लियामेंट सिस्टम है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा। लोकसभा में आप और हम एमपी चुन के भेजते हैं। तो ये राज्यसभा में एमपी कैसे पहुँचते हैं? तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स है। उसमें से 233 मेंबर्स जो हमारे एमएलए है, जो राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के एमएलए है, वो इलेक्ट करके भेजते हैं। और जो 12 मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो कि डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जैसे लॉ हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, स्पोर्ट्स हुआ। जो जो अपनी फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनको नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा की एक ये आप एक स्पेशलिटी ये है कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। जैसे लोकसभा है, लोकसभा हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है। जैसे अभी 17th लोकसभा इस सेशन में है। तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। इसके हर 2 साल में जो 1/3 सीट्स है, उसके हर 2 साल में इलेक्शंस होते रहते हैं, यानी कंटिन्यू इलेक्शन होते रहेंगे। और जो टोटल टेन्योर रहता है वहाँ उसके मेंबर का राज्यसभा के, वो 6 साल का रहता है। अ, अब राज्यसभा और लोकसभा की जो पावर्स है वो लगभग सिमिलर है। अगर कोई भी अगर आप बिल आपको पास करना है तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए। बट इसके साथ कुछ लिमिटेशन है राज्यसभा की। जैसे कि मनी बिल, एक मनी बिल है जिसकी डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में डिफाइन की गई है। जो कि अगर कोई भी मनी बिल रहता है वो, तो मनी बिल केवल लोकसभा में पास होना जरूरी है। मनी बिल है, मनी बिल का एग्जाम्पल हुआ बजट। बजट एक मनी बिल होता है। तो जो बजट है वो केवल लोकसभा में लोकसभा से पास होना जरूरी है, उसको राज्यसभा से पास होना जरूरी नहीं है। राज्यसभा में इस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। राज्यसभा कुछ उस पर चेंजेस सजेस्ट कर सकती है। बट ये कंपलसरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए या लोकसभा के लिए कि जो राज्यसभा ने सजेशन दिए है उसको माने। और जो दूसरी लिमिटेशन है राज्यसभा की वो ये है कि अगर कोई बिल अगर पास नहीं हो रहा है, सपोज कि ये कि अगर लोकसभा में पास हो गया है बट सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, वो पास नहीं करवा पा रही और सरकार चाहती है कि किसी तरह उस बिल को पास कराए, तो वो जॉइंट सेशन बुला सकती है। जॉइंट सेशन होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ सेशन होगा और उसमें फिर वो बिल पास कराया जाता है। तो इसमें लिमिटेशन ये आ जाती है कि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो राज्यसभा से लगभग डबल है। तो लोकसभा में जिसके पास पावर है तो उसके लिए इजी रहता है कि वो बिल पास कर सके। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम हुए हैं, यानी अभी तक के जो हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया का जो इंसिडेंस जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, तो उस तब से लेकर अभी तक केवल 3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ है और उसमें बिल पास कराया गया है। सबसे पहले हुआ था 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1958, वो जॉइंट सेशन में पास हुआ था। उसके बाद 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट 1977, ये जॉइंट सेशन से पास हुआ था। और उसके बाद 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, जिसको पोटा के नाम से भी जाना जाता है, ये जॉइंट सेशन में पास हुआ था। उसके बाद राज्यसभा की जो तीसरी लिमिटेशन है वो है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता है तो वो केवल लोकसभा में आता है, वो राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता कैसे है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो राज्यसभा की जो मेंबर्स है उसको राज्यों के एमएलए और एमपी चुनते हैं। तो हर हर 2 साल में इनके इलेक्शन होते हैं। तो अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ था ये मार्च में ड्यू था, बट ड्यू टू कोविड-19 ये अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 55 सीटें इस साल मार्च में राज्यसभा की खाली हो रही थी, जिसमें से 37 जो सीटें थी वो उस पर अनअपोज, यानी उस पर जितनी सीटें खाली थी उतने ही कैंडिडेट थे, तो 37 कैंडिडेट्स अनअपोज इलेक्ट हो गए थे। और केवल 18 सीट्स के लिए भी इलेक्शन हो रहा था मार्च में, जो कि वो पोस्टपोन हो गया है। अब 19 जून को उसका इलेक्शन हो रहा है। तो ये जो 18 सीट्स है इसमें से 4 सीट्स है आंध्र प्रदेश और गुजरात में, 3 सीट्स है एमपी एंड राजस्थान में,
2 सीट्स है झारखंड में और 1 सीट है मणिपुर एंड मेघालय में। तो टोटल 18 सीट्स के लिए भी इलेक्शन होगा 19 को। तो अब इसका मैथमेटिक्स कैसे रहता है, कैसे इलेक्ट होकर कोई भी कैंडिडेट राज्यसभा में जाता है। तो जो एमएलए रहते हैं, एमएलए वोटिंग करेगा और एक एमएलए केवल एक वोट दे सकता है। अब मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं आपको राजस्थान के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ मैं, क्योंकि राजस्थान का भी आपने सुना ही होगा कि कांग्रेस ने हमें एमएलएस को रिसोर्ट में शिफ्ट किया है, इनको डर है कि बीजेपी तोड़ नहीं ले। तो राजस्थान में टोटल 200 एमएलएस है, जो वहाँ की विधानसभा है तो उसमें 200 एमएलएस है, और वहाँ पे 3 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। अब इन 3 सीटों के लिए 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, 2 कांग्रेस से, 2 बीजेपी से। अभी अगर हम देखें कि किस पार्टी के कितने एमएलए हैं, तो कांग्रेस के 107, बीजेपी के है 75, इंडिपेंडेंट है 13 और अदर पार्टीज के 5। अब इन 4 को अगर इलेक्शन जीतना है, इन 4 में से 3 को जीतना है, तो कैसे जीतेंगे? आपको सिंपल ये है कि आपको दूसरे से ज़्यादा वोट लाना है। अगर मेरे दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा वोट आ गए तो मैं जीत जाऊंगा। तो अब उसको अगर सिंपल कैलकुलेशन आप समझे, 200 एमएलए से और 4 कैंडिडेट्स है राजस्थान में, तो एक कैंडिडेट को कितने वोट की जरूरत है? तो आप सिंपल 200 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, यानी 50। यानी अगर चारों को बराबर मिलते हैं तो 50 मिलेंगे। अब मुझे जीतना है तो मुझे एक वोट ज़्यादा चाहिए, यानी 51 वोट। तो राजस्थान में कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। तो ऑन द पेपर देखें तो कांग्रेस के 107 एमएलएस है, तो इजीली लगता है कि कांग्रेस के 2 कैंडिडेट जीत के राज्यसभा में चले जाएंगे। और बीजेपी के पास 75 है, तो बीजेपी एक कैंडिडेट्स को भेज सकती है। बट अब इसमें अब जो मैथमेटिक्स हो रही है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, वो ये हो रही है कि अगर बीजेपी के 75 है, उनका एक कैंडिडेट तो कन्फर्म में जीत रहा है, यानी 51 वोट्स तो एक कैंडिडेट्स के पास चला गए। उसके बाद बीजेपी के पास बच रहे हैं 24 वोट्स। अब ये 24 वोट्स बच रहे हैं, और उनको अपने और नेक्स्ट अगर कैंडिडेट्स को जिताना है तो उनको 27 वोट्स की और ज़रूरत है। तो बीजेपी की यही कोशिश है कि 27 वोट्स मिले कैसे। अब 13 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमएलए राजस्थान विधानसभा में है, तो एट प्रेजेंट 13 में से 12 कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और एक बीजेपी के सपोर्ट में अपोजिशन में। तो बीजेपी की कोशिश है कि पहले इन 13 को अपने साइड लाया जाए, उसके बाद जो 5 कैंडिडेट्स जो एमएलए है वो अदर पार्टी के, उन 5 को अपने पास लाया जाए। अगर ये 13 और 5 आ जाते बीजेपी के पास, तो भी बीजेपी को 10 वोट और चाहिए अपने सेकंड कैंडिडेट उतारने के लिए। तो उनकी कोशिश ये है कि 10 ये एमएलए से ये कांग्रेस के तोड़े जाए, या तो वो क्रॉस वोटिंग कर दे या तो रेजिग्नेशन दे दे अपनी मेंबरशिप से। अगर वो रेजिग्नेशन दे देते तो कांग्रेस का ऑटोमेटिक 10 वोट कम हो जाएंगे, तो बीजेपी का सेकंड कैंडिडेट जीत जाएगा। तो इसी चक्कर में सब रिसोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। कांग्रेस ने अपने एमएलएस को रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है कि ताकि कि उनको तोड़ा ना जा सके। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि हमारे एमएलएस को खरीदने की। तो बेसिकली ये पूरा एक आप बोल सकते गणित रहता है राज्यसभा इलेक्शन का। बहुत अच्छे से आपने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। मैं यहाँ पे एक बात एडमिट करना चाहूंगा कि राज्यसभा इलेक्शन कैसे होते हैं, उसमें क्या होता है, इस सब का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो काफी कुछ इस वीडियो में सीखने को, जानने को मिला। और शायद ये 19 जून को है, 18 जून को है? 19 जून। 19 जून को है। तो अब और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इसको पता करने में कि अब होता क्या है 19 जून को। तो ये इस तो बार के राजस्थान का एग्जाम्पल, ये राजस्थान का एग्जाम्पल था। जैसे गुजरात में भी यही चल रहा है, आंध्र प्रदेश में भी यही चल रहा है कि एक दूसरे के एमएलए तोड़ के अपने कैंडिडेट्स को राज्यसभा पहुंचाया जाए। चलिए, तो अब आखिर में होता क्या है इस सबका, वो तो 19 जून को ही पता चलेगा। इस बार के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर।